मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। जी बिजनेस का शो खास हमारी महिला व्यूअर्स के लिए। अगर आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कोई सवाल पूछना चाहती हैं या अपने मौजूदा पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट की राय लेना चाहती हैं तो आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एसएमएस करने के लिए आपको SHE हमारा कोड लिखना होगा और उसे 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल ID है SHE@Zeenetwork.com। याद रहे कि जब आप ईमेल के जरिए सवाल भेजें तो अपना सवाल डिटेल में लिखें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना उसमें ना भूलें। आज का शो शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं क्या रहेगा शो में खास। आज हम आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े और साथ ही इंश्योरेंस से जुड़े हुए कुछ सवाल लेंगे, तो आपकी पॉलिसी पर एक रिव्यू होगा। साथ ही हम NPS पर विड्रॉल से जुड़ा हुआ एक सवाल आया है कि NPS में कब से विड्रॉल शुरू किया जा सकता है। साथ ही शो खत्म होने से पहले हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर भी कुछ विकल्प तलाशेंगे। आज के सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं हर्षवर्धन। पहला जो कॉलर है वो हमसे लाइन पर है, क्रांति वांखड़े हैं ये यवतमाल महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत है क्रांति जी आपका। पूछिए, क्या आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। बताइए क्रांति, क्या आपका सवाल है? हेलो, बताइए क्या सवाल है, आप एक्सपर्ट से क्या जानना चाह रही हैं? मैम मुझे एक हेल्थ पॉलिसी सजेस्ट करें आप। जी हेलो। हाँ बताइए, आप पूछ सकती है, क्या पूछना चाह रही हैं? हेल्थ पॉलिसी सजेस्ट करें आप जी, जिसमें लाइफ टाइम रिन्यूअल हो जी और OPD कवर हो और कोई सबलिमिट और को पेमेंट की कंडीशंस ना हो और जिसके साथ मुझे क्रिटिकल इलनेस का टॉपअप भी मिले। क्रिटिकल इलनेस का कवर भी आप लेना मेरा चाह रहे हैं? क्वेश्चन था मैम कि एक पेंशन पॉलिसी जो बेस्ट हो, जब मैं रिटायर्ड हूँ तो कॉर्पस मैक्सिमम मिले जी, तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू दो रिक्वायरमेंट्स है आपके, दो क्वेश्चंस हैं। कैसा रहेगा या फिर? बिल्कुल क्रांति, हमारा एक्सपर्ट हर्षवर्धन हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन, इनके दो क्वेश्चन से देखा जाए तो एक तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाह रही है, इनका हेल्थ प्लान को लेकर सवाल है और जिसमें इन्होंने मेंशन किया क्रिटिकल इलनेस कवर भी ये चाहती हैं। साथ ही पेंशन प्लान को लेकर भी, तो आप एक एक करके एड्रेस कर सकते हैं। पहले शुरुआत करते हैं इनके मेडिकल इंश्योरेंस पर जो इनका सवाल है, किस तरह से एड्रेस करेंगे और क्या ऑप्शन है इनके सामने? वेल क्रांति जी, मैं आपको बता दूं, हेल्थ इंश्योरेंस जो एक टॉपिक है, इसमें 4 तरह की पॉलिसीज आती हैं। पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिसी बता दूं तो आपको शायद चूज करना ज़्यादा आसान होगा। पहला फॉर्म ये है कि आपको जो हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं वो उसका रीइंबर्समेंट मिलता है, उसे हम मेडिक्लेम के नाम से जानते हैं। तो ये एक तरह की पॉलिसी है। दूसरा जो है वो है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी स्टैंड अलोन पॉलिसीज होती हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं। इनमें वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्री डिस्क्राइब्ड होते हैं। अगर कोई भी एक इंसान जिसके खाली सिर्फ डायग्नोसिस होते हैं ऑफ दोज पर्टिकुलर नेम्ड एलिमेंट्स, उसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक फिक्स्ड पे आउट जो पॉलिसी में पहले से ही नियमित किया जाता है वो दे दिया जाता है। तीसरी तरीके की पॉलिसी जो हेल्थ सेक्टर में आती है वो है मेजर सर्जरिकल पॉलिसी। ये पॉलिसी तब पेमेंट देती है जब आप कोई एक प्री डिफाइंड सर्जरी आपको अंडरगो करनी होती है, तब आपको एक पेमेंट मिलता है। जो चौथी टाइप की पॉलिसी आती है वो है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इस पॉलिसी में जितने दिन आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं उतने दिन तक आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे आउट किया जाता है। तो ये हो गई 4 ब्रॉडर टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़। पहली पॉलिसी जो आपको ज़रूर लेनी चाहिए वो है मेडिक्लेम, जो है हॉस्पिटल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट। इसमें मैं आपको नाम बता दूं, आपने मेंशन किया था कि उसमें सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, उसमें जो रूम रेंट्स के ऊपर जो सब लिमिट्स की बात कर रहे हैं हम वो नहीं होना चाहिए। एक आप टाटा AIG की मेडी प्राइम एंड अपोलो म्यूनिक की इजी हेल्थ, इन दोनों पॉलिसीज़ में से आप डिसाइड कर लीजिए आपके जो सिटी है उसमें कौन सी कंपनी का ज़्यादा अच्छा टाइप है आपके हॉस्पिटल्स के साथ में, तो आप वो बेसिस पे इन दोनों कंपनीज में चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों कंपनीज की जो पॉलिसीज़ हैं इनमें सब लिमिट्स नहीं है रूम रेंट्स के। दूसरी बात, अगर आप कोई साल में क्लेम करते हैं तो अगले साल वो प्रीमियम को लोड भी नहीं करते हैं। तो इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका था पेंशन, आपके पेंशन के जो ओल्ड एज के हिसाब से था। पहला मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप एक पेंशन खुद अपना प्लान बना सकते हैं तो वैसे करिए। ये 2 तरीके में होता है, 2 स्टेजेस में होता है।
पहला स्टेज है आप अपना इक्विटी या डेट इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। जब आपके रिटायरमेंट पे एक ही कॉर्पस बन जाएगा, वो कॉर्पस आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स या तो फिक्स डिपॉजिट्स या कोई नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में निवेश करिए, जिससे आपको रेगुलर इंटरेस्ट आना लगे। वो इंटरेस्ट को आप पेंशन का नाम ले लीजिए, तो आपको आपके हर साल या हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आते रहेगा। अगर आप ये सब नहीं करना चाहती हैं तो मेरा सुझाव आपके लिए यही रहेगा कि आप न्यू पेंशन स्कीम NPS, इस स्कीम के अंडर में आप इन्वेस्ट करिए, जो एक अच्छा पेंशन के लिए एक अच्छा प्रोविजन बनाया गया है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी ब्रांच में अगर जाते हैं तो आप ये अपना अकाउंट NPS अकाउंट खुलवा सकते हैं वहाँ पर। हर्षवर्धन, आपने एनपीएस ने सजेस्ट किया है। एनपीएस से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, वो इस वक्त एड्रेस करेंगे। ईमेल के जरिए आया है, वो पुनीता है दिल्ली से। उन्होंने मेंशन किया कि वो सरकारी कंपनी में काम करती है, यानी सरकारी जॉब में है, और न्यू पेंशन स्कीम में जो उनका हर मंथ डिडक्शन होता है वो करीब 2000 रुपये है। ये जानना चाह रही है उसके विड्रॉल के बारे में कि ये कब से उसमें से विड्रॉल कितना है पॉसिबल। पहली बात तो ये, इनकी उम्र अगर अभी देखी जाए तो 37 साल है, तो यानी 60 साल से पहले क्या प्रोसीजर है, और उससे पहले अगर विड्रॉ कर सकते हैं तो अप टू व्हाट एक्सटेंड, यानी किस हद तक ये उसमें से रकम निकाल सकते हैं। हर्षवर्धन। पुनीता जी, क्योंकि सरकारी नौकरी में हैं, इनके लिए प्रोविजंस एकदम क्लियर हैं कि ये प्री मैच्योर विड्रॉवल नहीं कर सकते। इन्हें सुपर एन्युएशन एज जो इनकी 60 इयर्स की है उस समय से ही, उसके बाद ही ये विड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो पेंशन वेल्थ जो इनका 60 इयर्स की उम्र तक जो इकट्ठा होगा, उसमें से 40% इन्हें डेफिनेटली एक IRD अप्रूव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो पैसे पार्क करने हैं, जिससे उनको हर साल का पेंशन या हर महीने का पेंशन आना शुरू होगा। बाकी 60% जो है वो 60 साल की उम्र में विड्रॉ कर सकते हैं। अभी 3-4 सिचुएशंस हैं। अगर इनकी 60 इयर्स की उम्र के पहले इनकी अगर डेथ हो जाती है, तो जो भी कॉर्पस बना हुआ है, जो जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है, वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर ये वॉलेंटरीली अपने खुद की मर्जी से सरकारी नौकरी छोड़ती हैं, तो इन्हें जो भी इनका फंड अक्यूमुलेटेड हुआ है वो उन्हें 60 इयर्स की उम्र तक वेट करना होगा, ये पहले विड्रॉ नहीं कर सकती। और अगर इन्हें इनकी सर्विस अगर कोई कारण से टर्मिनेट की जाती है, तब जितना भी सरकार की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन गया है वो वापस ले लिया जाता है, और बाकी का पैसा जो है वो जो उनका खुद का कंट्रीब्यूशन था वो विड्रॉ कर सकती हैं। बस सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक प्रोविजन बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। जी, तो यानी एनपीएस के ये कुछ फीचर्स हैं, और साथ ही जैसे आपने मेंशन किया है, तो पुनीता आपका जो सवाल है उम्मीद है कि उसको एड्रेस किया हमारे एक्सपर्ट ने। और एनपीएस से आप पूछना चाह रही हैं कि 60 साल से पहले आप कितना विड्रॉल कर सकते, तो ये सारे फीचर्स हमारे एक्सपर्ट ने बताए हैं। एक और सवाल है, ईमेल के जरिए शामिल करते। हेमा नायक हैं ये गोवा से। इन्होंने मेंशन किया है कि इनकी उम्र 44 साल और इन्होंने कुछ फंड्स में यहाँ पर निवेश किया है। सालाना आय 4.5 लाख है। ये रिव्यू लेना चाहती है मौजूदा निवेश पर। अगर इनके फंड्स पर नजर डालें कि इन्होंने कौन कौन से फंड्स में निवेश किया, तो इन्होंने एक LIC का नोमुरा इक्विटी फंड में निवेश किया। इसके अलावा एक और फंड है, और SBI गोल्ड भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। यानी कुल मिला के 10,000 रुपए हर महीने इनका निवेश है। 10,000 की जो SIPs चल रही हैं, हर्षवर्धन, इनके अगर फंड्स के नजर डालें तो इसमें से 2 लार्ज कैप कैटेगरी के हैं। किस तरह का रिटर्न रहा है इन दोनों ही फंड्स में? पल्लवी, हम अगर लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो मार्केट्स बहुत ही ज़्यादा फ्लैटिश रहे हैं। हम देखेंगे रिटर्न्स लास्ट 5 इयर्स के करीबन 5-6% के आसपास मिला है। सो लार्ज कैप फंड्स जो है वो पर्टिकुलरली हम अगर देखें तो ये रेंज में उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर हम अभी बात करें इनके जो फंड्स की, जो है LIC नॉर्मिरा ग्रोथ और कोटक 50, ये दोनों फंड ने अपनी कैटेगरी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है। तो मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि लार्ज कैप में जो ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में करें। वो फंड ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इसका, और ये फंड एक बहुत अच्छी तरह मैनेज किया गया है। दूसरी बात यह कि अगर इनका टोटल पोर्टफोलियो 10,000 का है, जिसमें से 8,000 रुपये ये लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, 2,000 उनका SBI गोल्ड में निवेश हो रहा है, तो गोल्ड फंड वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक 8,000 रुपये की बात है, मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि लार्ज कैप फंड में आप 5,000 रुपया करिए, जो मैंने नाम बता दिया, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। बाकी के 3,000 जो है वो अगर एक थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में करें, और जिसमें मिड कैप क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स भी आते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो उसके लिए वो HDFC इक्विटी फंड में करें, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ इनका पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है। जी, तो हेमा, आपका जो SBI गोल्ड फंड है उसको आप जारी रख सकती हैं, और लेकिन जो आपके बाकी 2 फंड्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं पिछले कुछ समय में, देखा जाए तो कच्चे रिटर्न्स में नहीं मिले हैं, उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, इसलिए आप इन 2 फंड्स को कह सकते हैं कि आप इसको चेंज कर सकती हैं, और कुछ और फंड्स हमारे एक्सपर्ट ने सजेस्ट किए हैं जैसे फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और HDFC इक्विटी। इस तरह से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकती हैं। 10,000 रुपये की जो SIP है वही अमाउंट चलता रहेगा आपका, और उस हिसाब से आप ट्रैक कर सकती हैं कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से जल्द लौटेंगे, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन और बात हो रही है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर आप भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या सेविंग से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो आप शो में SMS कर सकती हैं। SHG हमारा कोड लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेज दीजिए। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती है। हमारा ईमेल ID है shg@znetwork.com। याद रहे कि जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो सवाल डिटेल में लिखें और साथ ही अपना मोबाइल नंबर उसमें लिखना ना भूलें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, वैभवी जोशी हैं, ये पुणे से जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। वैभवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली अभी मैं एक जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ मुझे 2.5 का पैकेज है, तो मुझे उससे रिलेटेड ऐसे है कि सेविंग में कितना लेना चाहिए और अभी कितना रखना चाहिए, तो मुझे इन्वेस्ट करना है एग्जैक्टली, तो कैसे इन्वेस्ट करें? वैभवी, आपने ईमेल से हमारे साथ शेयर किया था कि जो अभी आपका मौजूदा, जैसे आपने LIC जीवन सरल एक पॉलिसी ले रखी है, आपकी सैलरी को देखते हुए भी आपको लग रहा है कि जो आपका कवर है वो सफिशिएंट नहीं है, तो इंश्योरेंस के ऊपर भी आपका कोई सवाल है? इंश्योरेंस पे नहीं है, वो ठीक है, इतना ही है कि मुझे इन्वेस्ट करना है थोड़ा सा अपने मनी में से थोड़ा, तो कैसे करें, कौन सा पॉलिसी लें वगैरह। जी, तो हर्षवर्धन, आपने वैभवी का सवाल सुना। सीम्स लाइक न्यू इन्वेस्टर, इनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं। इन्होंने ईमेल पर हमसे जैसे मेंशन किया था, इन्होंने अभी रिसेंटली जॉब करना शुरू किया है, ऐसे में 20,000 प्रति माह इनकी सैलरी है, और जो इन्होंने एक पॉलिसी किसी एजेंट के थ्रू इन्होंने किसी ने सजेस्ट किया था, तो इन्होंने LIC जीवन सरल पॉलिसी ली थी। उसका सम अश्योर्ड बहुत कम है, देखा जाए तो 50,000 रुपये उसमें बीमा कवर है। ऐसे में इनकी सैलरी को देखते हुए आप कितना सजेस्ट करेंगे, इनके लिए कवर कितना सफिशिएंट होगा, शुरुआत कैसे कर सकती हैं? पहली बात, वैभवी जी, आप ये काम करिए कि अपना जो आपका जो भी नेट इनफ्लो है, सब जो डिडक्शंस होने के बाद आपके हाथ में जो पैसे आते हैं, आप एक पॉइंट बनाइए कि आप 20% तो कम से कम उसका आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए एलोकेट करेंगे। अगर ये डिसिप्लिन आप अभी से बना लेंगे तो आपके लिए ये फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप उसी का 20% तो आप निवेश करते रहिए। तो ये चीज़ आपके अगर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो आप इक्विटीज़ में करिए, और शॉर्ट टर्म गोल्स कोई भी हैं तो आपको डेट या कोई अदर ऑप्शंस लेने होंगे। ये आपके जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई फाइनेंशियल प्लानर से मिलिए और फिर ये डिस्कस कर लीजिएगा। जहाँ तक आपके इंश्योरेंस का सवाल है, आपने जीवन सरल में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। मैं आपको बता दूं, जब आप इंश्योरेंस की तरफ ध्यान दें तो आप ये देखिए कि आपका जो लाइफ कवर है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी टर्म पॉलिसी के थ्रू फुलफिल हो। टर्म पॉलिसी में जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी कम होता है। जहाँ तक सेविंग्स एंडाउमेंट या ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो उसमें सेविंग्स एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, अगर आप 20,000 रुपीज़ एलोकेट करती हैं, 10% आपकी जो इनकम है वो आप एलोकेट करती हैं इंश्योरेंस के लिए, तो उसमें मेजर हिस्सा जो आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, अगर आप 50 लाख का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वो आप टर्म पॉलिसी के थ्रू फुलफिल करिए, और बाकी जो पैसे बच जाते हैं 20,000 में से वो आप सेविंग्स बेस्ड पॉलिसीज में करना चाहें तो कंसिडर कर सकती हैं। और बाकी जो आपके 10% इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करें तो आपका शायद जो गोल्स हैं वो फुलफिल करने में आपके लिए आसानी होगी। हर्षवर्धन, एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, जैसे इन्होंने मेंशन किया था कि इनकी सैलरी 2.5 के करीब है सालाना, और ऐसे में इनका सम अश्योर्ड जो इन्होंने पॉलिसी ले ली है वो शायद इन्होंने टैक्स सेविंग के पर्पज से ली होगी, क्योंकि इनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है, 2 लाख से ज़्यादा है। ऐसे में कई बार इस तरह के सवाल आते हैं कि ज़्यादातर लोग LIC पॉलिसी लेते हैं बिकॉज थिंकिंग कि ATC में जो 1 लाख का बेनिफिट है वो टैक्स के पर्पज से लेते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही सजेस्ट किया कि पहले इन्हें सफिशिएंट कवर लेना चाहिए, उसके बाद ही फिर आगे इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। जी हाँ।
चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल है इंश्योरेंस के ऊपर है, ये भी रंभा मिश्रा है दियोरिया उत्तर प्रदेश से। इन्होंने एक पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में सवाल है इनका, जानना चाहे कि रिलायंस लाइफ की सुपर इन्वेस्ट अश्योर प्लान यानी एक यूलिप पॉलिसी इन्होंने ली थी और 3 साल उसके पूरे हो चुके हैं। 10,000 रुपए उसका प्रीमियम था, यानी अब तक 30,000 रुपए ये इसमें चुका चुकी हैं। 3 साल पूरे हुए, जानना चाह रही है एग्जिट करें या नहीं। सरेंडर चार्जेस के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं हर्षवर्धन। पहली बात पल्लवी, ये एक यूनिट लिंक पॉलिसी है। यूनिट लिंक पॉलिसी में काफ़ी जो आप प्रीमियम भरते हैं उसके बाद काफ़ी डिडक्शंस होते हैं। तो इन्होंने सही देखा कि इनका पोर्टफोलियो जो 30,000 इन्वेस्ट करने के बाद भी इनका 22,000 रुपीज़ है। मैं बता दूं, ये जो पॉलिसी इन्होंने ली है रिलायंस की, इसमें जब उन्होंने 10,000 रुपये फर्स्ट ईयर में पेमेंट किया था तो उसमें से 80% उनका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज बोल के डेबिट हो गया था। सिर्फ 2,000 रुपये निवेश हुए थे। अगले 2 साल में जो उन्होंने किया है वो 5% चार्ज लगा है और 9,500 इनका निवेश हुआ है। इसके अलावा भी काफ़ी पॉलिसीज़ में मोर्टेलिटी चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस इसके बाद भी कट रहे हैं। मेरा सुझाव इनके लिए यही रहेगा कि ये पॉलिसी से वो डेफिनेटली सरेंडर करके निकल जाएं। हालांकि इनके जो मेजर चंक ऑफ एक्सपेंसेस हैं वो फर्स्ट ईयर में ही कट गया है, लेकिन फिर भी अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो इनका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होता। एक और चीज़ है कि अभी अगर ये जब एग्जिट करेंगे इन्हें 5% चार्ज, सरेंडर चार्ज भी देना होगा। बट मैं फिर उनसे यही सजेस्ट करूंगा उनको कि ये सरेंडर कर दें और निवेश के लिए वो एक अलग एवेन्यू ढूंढें जिसमें उनको ज़्यादा बेटर रिटर्न मिले, जो उनके जो पैसे जमा करते हैं उससे वो उनका फुल वर्थ मिले। जी, तो ये सरेंडर चार्जेस के ऊपर भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, हमारे एक्सपर्ट ने दी है कि अगर आप अभी सरेंडर करेंगे तो 5% सरेंडर चार्ज आपको देना होगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। आपका शो अब ट्विटर पर भी है, अगर आप ट्विटर पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है mmw_cbusiness। ट्विटर से जुड़कर आप अपने सवाल एक्सपर्ट से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और शो की सारी अपडेट्स जान सकती हैं। चलिए लेते हैं एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा। कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, देविका रानी है। देविका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मुझे एक फंड ऐसा चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा फ्लेक्सी होना चाहिए, 5,000 या 10,000 कैसे भी जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और जब जरूरत पड़े तभी निकाल पाऊँ, कोई टाइम फिक्स ऐसा ना हो। आपको कुछ ही समय में पैसे की जरूरत है, ऐसा आपने मेंशन किया था पहले जब आपसे बातचीत हुई थी। जी हाँ। हर्षवर्धन, देविका ने जैसे बताया इनकी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म की है, यानी अगले 1 साल या शायद 2 साल में इनको कुछ रकम की जरूरत होगी। ऐसे में आप इनको म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देंगे या इनके लिए कोई और विकल्प बेहतर रहेगा? नहीं देविका जी, अगर आप हर महीने या एक अमाउंट साइड में रखना चाहती हैं और आपको ये टाइम श्योर नहीं है कि आपको पैसे कब वापस चाहिए, मेरा सुझाव आपके लिए ये रहेगा कि आप बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट अगर स्कीम लेती हैं तो शायद वो आपके लिए बेटर होगा। अगर आपके पास लमसम है जो आपको निवेश करना है और कभी भी विड्रॉल का ऑप्शन चाहिए, मैं आपको 2 ऑप्शन बता दूं उसके लिए। आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट कर सकती हैं या तो म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में आप निवेश करिए। बैंक की एफडी जब आप करती हैं उसमें आपको, अगर आपने 1 साल की एफडी की है और आपको अगर 3 महीने या 4 महीने बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ जो इंटरेस्ट है उसमें से आपका जो पेनल्टी लगता है वो इंटरेस्ट पे लगेगा। लिक्विड फंड्स में अगर आप करती हैं तो आपको वो पेनल्टी भी नहीं लगता, जितने दिन आप निवेश करके रहते हैं उतने पीरियड का आपको रिटर्न्स मिल जाता है। तो अगर लिक्विड फंड का आपको कोई नाम चाहिए, मैं आपको बता दूं, टाटा का लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लान है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और बैंक्स आप कोई भी अपने जो आपकी विसिनिटी में है वो बैंक से आप चेक कर सकती हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपको ये जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे ही कोई प्रोडक्ट में रखना होगा जिसमें आपको एग्जिट चार्ज या एग्जिट लोड नहीं लगे। तो ये 2 प्लान्स वो हिसाब से आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। बिल्कुल। तो देविका, ये कुछ ऑप्शंस हैं, एफडी के रिटर्न्स इसमें दिखा रहे हैं, आपके लिए ये एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आपको कम समय में ही पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। हर्षवर्धन, आज के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से बताना चाहते हैं, अगर आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो आप SMS कर सकते हैं शी लिखकर 57575 पर। इसके अलावा SHE@ZNetwork.com ही हमारा ईमेल का पता है, आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। आज के शो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।
जी।